कैसे हो डियर स्टूडेंट सभी लोग। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लाया हूं 1857 की क्रांति का सच। ये क्लास इतिहास की क्लास है, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से, और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए ये रामबाण साबित होने जा रहा है। मैं इसके सभी थ्योरी पोर्शन को कवर अप करूंगा और इसके बाद आप सबको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का शीर्षक है 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए उन एविडेंस के बारे में कि कौन कौन से प्रमाण है जो 1857 की क्रांति के विषय में हम सभी लोगों को जानकारी देते हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको देने जा रहा हूं उन प्रमुख पुस्तकों का नाम जिसको लिखा गया था 1857 के क्रांति के बाद या उसके दौरान। इसमें जो पहली किताब है इसमें लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब को आप लोग याद रखिएगा। इस किताब का शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर को भला कौन नहीं जानता। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम होता है डियर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। इसी क्रम में दूसरी जो पुस्तक का नाम यहां मैंने दिया है 1857, यानी कि यह अंकों में भी आप लिख सकते हैं 1857। और इस 1857 नाम के इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति थे एस.एन. सेन। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है एस.एन. सेन का नाम। अब एस.एन. का फुल फॉर्म होता है सुरेंद्र नाथ सेन। आपको एकदम कवरअप हो गया होगा। 1857 नामक किताब लिखा है एस.एन. सेन ने बच्चों। इसके बाद द ग्रेट रिबेलियंस नाम का किताब है। द ग्रेट रिबेलियंस नाम की किताब को लिखने वाले व्यक्ति थे अशोक मेहता। ये सारी पुस्तकें 57 की क्रांति को, रिवोल्ट ऑफ 1857 को बताने का काम करती हैं एविडेंस के रूप में। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। और कहानी इसकी अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड को जानिए कि 57 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, फिर मैं आपको बताता हूं। पूरी कहानी एक बार में याद हो जाएगी आप सबको। खाली नजरें व्हाइट बोर्ड पे अपने बनी रहनी चाहिए डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। पहला प्रतीक चिन्ह की जब आप बात करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कमल एवं चपाती। तात्पर्य इसका यह है डियर स्टूडेंट कि जो क्रांतिकारी लोग थे वह गुप्त रूप से इस क्रांति से जो जुड़ता था वो अपने लिए कोड इस्तेमाल करता था, कमल तथा चपाती। और कमल के पुष्प भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। तो ये कभी कभी आयोग ऐसे प्रश्नों को भी लेके आता है कि 57 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। आपका उत्तर होगा कमल एवं चपाती। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के विषय में बात कर लेते हैं। जब 57 की क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति चल रही थी, तब हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे देश का उस समय गवर्नर जनरल था और इसी को प्रथम वायसराय भी कहा गया। इसी के बाद गवर्नर जनरल का पद जब समाप्त होता है तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग ही वह बंदा था जो पहला वायसराय बना भारत का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें। 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामस्टन थे। इनको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। भारत का मुगल बादशाह कौन था। यहां सम्राट लिख दिया है, गलत है। भारत का मुगल बादशाह यहां देखो लिखा है बच्चों। जो भारत का मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर का भी यहाँ नाम याद रखना। बहादुर शाह जफर के बदले में अगर कोई दूसरा शब्द आएगा तो वो होगा बहादुर शाह द्वितीय। यानी बहादुर शाह द्वितीय भी ऑप्शन में आ सकता है और बहादुर शाह जफर भी आ सकता है। अंतिम मुगल बादशाह भारत का यही था 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करने वाला। आगे कहानी में ये आएगा। इसके बाद सर्वाधिक सिपाही कहां से लड़े, तो सर्वाधिक सिपाही लड़े थे अवध रजवाड़े से। जना ध्यान दीजिएगा, लखनऊ और अवध रजवाड़ा हुआ करता था। उसमें जो अवध है वहां से लगभग 75,000 की संख्या में सिपाही लड़ते हैं इस क्रांति में। तो इसको बड़े प्रश्न के रूप में देखा जाएगा कि सबसे अधिक सिपाही कहां से लड़े। ठीक है, फिर अंग्रेजों की मदद करने वाले हमारे भारत के ही कुछ ऐसे लोग थे जो भारत की लड़ाई में नहीं शामिल थे बल्कि वो दुश्मनों के साथ शामिल थे, अंग्रेजों के साथ शामिल थे। और उसमें ग्वालियर के सिंधिया लोगों का नाम आता है डियर स्टूडेंट। ग्वालियर एक रजवाड़ा था, उसके सिंधिया
अंग्रेजों की मदद करते थे इस क्रांति में, यानी हम भारतीयों के विरोध में रहा करते थे। और उसके बाद इस क्रांति में 50,000 का इनामी, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50,000 का इनामी, और गोरिल्ला युद्ध करने वाला, अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध करने वाला क्रांतिकारी कौन था? आपका आंसर होगा अहमद उल्ला। अहमद उल्ला 50,000 का इनामी था। 50,000 सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा था, जैसे गब्बर सिंह के ऊपर रखा था 50,000 का इनाम। तो ऐसे ही अहमदुल्ला है। अब इसके बाद ये आपका बैकग्राउंड हो गया। आप बैकग्राउंड को पूरी निगाह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। आगे का सीन यह कहता है, सुनिए, अब मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1857 की क्रांति का पहला पॉइंट ही मैं आपको बता दूं, पूछता है व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आपका उत्तर होगा सबसे प्रमुख कारण था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस। डियर स्टूडेंट, यहां जो मैंने लिखा हुआ है चर्बी लगे कारतूस, चर्बी का मतलब होता है फ्लैश, यानी मांस का टुकड़ा। अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक के जगह नई बंदूक का इस्तेमाल शुरू किया, और उस नई बंदूक में प्रयोग होने वाले गोली के मुंह पर गाय और सूअर की चर्बी लगाने की ये हिमाकत की। गाय तथा सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह उड़ी 1857 की क्रांति में नई वाले बंदूक में। तो जरा सा जान जाइए आप कि पुरानी वाली जो बंदूक थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्राउन बैस। पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बैस, और नई बंदूक का नाम क्या था? नई वाली गन का नाम था इनफील्ड राइफल। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो इनफील्ड राइफल था, इसी में यह चर्बी लगा कारतूस लगाया जाता था। लेकिन अब उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की जब अफवाह उड़ी, तो देखिए सीन क्या है कि जो भी इस बंदूक का इस्तेमाल करेगा उसको गोली लगाने के लिए सबसे पहले दांत से अपने मुंह से नोचना पड़ेगा, और जब दांत से नोचेंगे तो गाय और सूअर की चमड़ी दांत से नोचाएगी, यानी मुंह में सटेगी। इस तरह से जानते हैं बच्चों, हिंदू और मुसलमान जो अंग्रेजों के टीम में सिपाही हुआ करते थे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों की यही सबसे बड़ी गंदी सोच थी कि हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल किया जाए। बताइए, हिंदुओं के लिए गाय माता के समान है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, आप सब जानते हैं। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा न जाए, जिसे मारा न जाए। और उस गाय की चर्बी लगा रहे हैं। गाय हमारे लिए माता के समान है, गैया हमारी मैया है, और हम गैया के फ्लेश को अपने मुंह से नोचेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। और मुसलमान लोग तो सूअर को हाथ भी नहीं लगाते, फिर भला मुंह से कैसे नोच सकते हैं? तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की ये सोची समझी साजिश थी कि वो हिंदू सिपाहियों और मुसलमान सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये कुकृत्य किए थे, चर्बी लगे कारतूस जो है बनाए थे। और इसका विरोध करने वाला सबसे पहला व्यक्ति इतिहास में मंगल पांडे का नाम आता है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इतिहास में मंगल पांडे वह बंदा था जो अंग्रेजों के अधीन सिपाही हुआ करता था। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कहानी को ध्यान से सुनते चलिएगा। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। बलिया का रहने वाला, मतलब मंगल पांडे का निवास कहां था? बलिया का रहने वाला था। अच्छा, बलिया के विषय में आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ये ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। अगर आप यूपी की बात करते हैं तो इधर बलिया सबसे पूरब में है, और सबसे पश्चिमी जिला में आएगा शामली। सबसे उत्तरी जिला में आएगा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला में आएगा सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिले चारों ओर से बॉर्डर बनाते हैं। तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उसी बलिया का निवासी था मंगल पांडे, और मंगल पांडे सिपाही था, और इसकी पोस्टिंग हुई थी बैरकपुर छावनी में। ये ध्यान रखिएगा, बैरकपुर छावनी कहां है?
तो आपको उत्तर देना है ये बंगाल में स्थित है। बैरकपुर छावनी बंगाल में स्थित है, यहीं पे मंगल पांडे सिपाही हुआ करता था। थोड़ा अंदर जाते हैं सवाल में बच्चा कि मंगल पांडे कौन से एनआई का मेंबर था, तो आपको उत्तर मिलेगा NI 34। NI 34, NI का फुल फॉर्म होता है नेटिव इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाले सिपाही। तो इसकी जो बटालियन थी उसका नाम था NI 34। इसी का ये मेंबर था मंगल पांडे, और अंग्रेजों के अधीन ये नौकरी करता था। देखिए नाम सही लगा है, पांडे प्रकांड पंडित था, एकदम हीरो वाला पंडित। और जब इसने सुना कि अंग्रेजों ने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल किया जिसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो इसका माथा ठनक गया। इसको लगा कि अभी क्या करना है। तब यह पहला व्यक्ति हुआ जिसने चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया। डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, चर्बी लगे कारतूस का विरोध करने वाला पहला बंदा था मंगल पांडे। इसने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग से कहा कि मैं ये चर्बी लगा कारतूस इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा है, अंग्रेज क्या करेगा, कहेगा यू इंडियन, मतलब समझ जाइए तुम्हें ये चर्बी लगा कारतूस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका नाम मैंने बाघ लिख दिया, नहीं बाघ है, लेफ्टिनेंट बाघ। ये मंगल पांडे का बड़ा अधिकारी था। मंगल पांडे को जब ये डांट फटकार के कहता है कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा, तो मंगल पांडे भी गुस्से में आ गया और मंगल पांडे ने इस लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दी। ऑन द स्पॉट मार डाला मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाघ को। और यह घटना घटित हुई थी डियर स्टूडेंट इतिहास में 29 मार्च 1857। ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या करता है मंगल पांडे। और अब ये तैयार है कि भले ही मैं फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, लेकिन अब आजादी की लड़ाई के लिए मैं ही पहला बिगुल बजाऊंगा। तो मंगल पांडे ने इसकी हत्या की। और वहीं मौके पर एक और अधिकारी आ जाता है जिसका नाम था ह्यूरसन। मंगल पांडे ने सोचा कि अब एक आदमी को तो मार दिया है, फांसी तो तय है भैया, दूसरा को मारेंगे तो दो बार थोड़ा ना फांसी पे लटकाएंगे, यहां भी फांसी मुझे मिलेगी तो मैं इसको भी वाट लगा देता हूं। तो मंगल पांडे ने ह्यूरसन की भी हत्या कर दी। यानी मंगल पांडे ने एक नहीं बल्कि दो को मारा। एक था लेफ्टिनेंट बाघ और दूसरा था ह्यूरसन। मंगल पांडे भागता नहीं है, वहीं पे अपने आप को गिरफ्तार करवाता है। पुलिस ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल से मंगल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके ऊपर मुकदमा चला के एक ही सजा मुकर्रर की, फांसी। मंगल पांडे ने कहा इससे कम देना भी मत सूट न करेगा। तब मंगल पांडे को फांसी होती है। अब फांसी का डेट आपसे आयोग हमेशा पूछता है, तो आप बताएंगे 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी बच्चों, इस बात को भूलिएगा मत। अब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो फांसी हुई, फांसी का भी स्थान पूछता है, तो फांसी का स्थान था बैरकपुर छावनी। उसी बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी हुई। लेकिन आप याद करिएगा, मंगल पांडे जब फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा था तो एक बात अंग्रेजों से बोला था कि अरे अंग्रेजों, आज एक मंगल पांडे इस देश के लिए बलिदान हो रहा है, कल 1000 मंगल पांडे इसी भारत मां की धरती पर पैदा होंगे, फिर देखता हूं तुम किसको किसको रोकते हो। ऐसा स्टेटमेंट कह के मंगल पांडे ने मौत को गले लगा लिया और इस देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन इस देश के युवाओं में एक जान डाल दिया कि अब देश के युवा चुप बैठने वाले नहीं हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बताऊं कि देश के युवाओं में 1 महीने बाद फिर वो आग लगती है। देखिए, 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ न गई बच्चों। मंगल पांडे से प्रेरित होकर कुछ सिपाही जो मेरठ में तैनात थे, हिंदू और मुसलमान ग्रुप में, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसको प्रथम सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया। कि अगर आयोग आपसे पूछता है कि प्रथम सिपाही विद्रोह कहां से हुआ था, प्रथम सिपाही विद्रोह कहां से हुआ था, तो आपका उत्तर होगा मेरठ से हुआ था। और आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरठ का पुराना नाम महाभारत के समय में हस्तिनापुर था, जहां के पांडु राजा थे, जहां के युधिष्ठिर राजा बने।
वो मेरठ हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रथम सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। यहाँ पे लगभग 100 की संख्या में सिपाही थे और जितने भी चौकी थाने थे सबको आग लगा दिया। जितने भी अंग्रेज पुलिसकर्मी देखे सबको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इनको मंगल पांडे की शहादत को व्यर्थ न जाने देनी थी। और इसके बाद इन लोगों ने निर्णय किया कि हम तो अदने से सिपाही हैं, मारे जाएंगे, लेकिन हमारे मरने से पहले ये आग पूरे भारत में फैल जानी चाहिए। पूरे भारत के युवाओं को जगाना था, तो जरूरत थी मेरठ के सिपाहियों को अपना एक लीडर बनाने की। और मेरठ के सिपाहियों के नजर में हमारा लीडर दिल्ली में था, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। वही मुगलों का बादशाह बहादुर शाह सेकेंड, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाने के लिए मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हुए 10 मई 1857 को, और ये 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुंच जाते हैं। उसके बाद विश्राम करने के बाद ये लोग 12 मई को 1857 में ही जाकर मिलते हैं बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर के पास आते आते ये जो 100 सिपाही थे, इनकी संख्या हजारों में हो गई। कैसे हो गई? मेरठ से दिल्ली के बीच में जितने चौकी थाने मिले सबको आग लगा दिया, सर पे कफन बांध लिया कि अब या तो मरेंगे या तो मारेंगे। और इनके इस प्रेरणा से मेरठ से दिल्ली के बीच में जितने भी अन्य सिपाही थे, भारत के हिंदू तथा मुसलमान, ये सब इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तो इस कारण धीरे धीरे जो 100 की संख्या में यहां से निकले लोग थे, यहां आते आते उनकी संख्या हजारों में हो गई। और फिर डियर स्टूडेंट, सीन क्या आता है? जब ये लोग दिल्ली के दरबार में आते हैं, यहां बहादुर शाह जफर के लाल किले में, बहादुर शाह जफर इतना बड़ा देख करके माहौल बड़ा ही व्याकुल होता है। असल में बहादुर शाह जफर अंग्रेजों का पेंशनर था। अंग्रेजों ने इसके हाथ पांव बांध रखे थे, सारी शक्तियां छीन ली थी। इसको ना तो कोई दरबार लगाना था, ना ही मंत्रियों को पालना पोसना था, ना ही किसी राज्य से कर उगाही करना था। अंग्रेजों ने कहा तुम राजा की औलाद हो, तुम्हें पेंशन देंगे, उसी में गुजर बसर करो, फिर चाहे उसी में तुम नशा करो, नाश करो, डांस देखो, चाहे तुम भक्ति भाव करो, एंजॉय करो। इस तरह से डियर स्टूडेंट, बहादुर शाह जफर को आप समझ के चलिए कि अंग्रेजों का पेंशनर था, युद्ध वगैरह नहीं करता था और बुजुर्गावस्था को भी प्राप्त हो चुका था। तो बहादुर शाह जफर से जब मेरठ के सिपाही मिलते हैं तो कहते हैं महाराज, हमने आजादी का बिगुल बजा दिया है, अब जरूरत है आप हमारा दामन थाम लीजिए, आप हमारे लीडर बन जाइए। बहादुर शाह को जब को ये लगा कि अगर मैं इनका लीडर बनूंगा तो कल के डेट में अंग्रेजवा हमको पक्का मारेगा। और फिर दूसरे पॉइंट में सोचता है अगर नहीं बनूंगा तो ये बौखलाई भीड़ तो मुझे अभी मार देगी, है ना, अभी मार देगी। तो आज का मरता कल मरे तो बेहतर। बहादुर शाह जफर के बारे में लिखा है कि इसने अनिच्छा पूर्वक, मतलब बिना इच्छा के, अनविलिंगली ही एक्सेप्टेड द कमांड ऑफ दिस म्यूटिनी। इस लड़ाई का बागडोर थाम लिया बहादुर शाह जफर ने। और दूसरे पॉइंट पर बोलता क्या है, कहता है कि अरे भैया लेकिन हम लड़ाई करने नहीं जा सकते, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं ना। तो इन लोगों ने कहा महाराज फिर बात कैसे बनेगी, अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो हमारी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, बताइए अगर आप नहीं आएंगे तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, लेकिन काम करने के लिए मैं अपने एक राइट हैंड को बुलाता हूं। और इनका राइट हैंड था बख्त खान। बख्त खान को बोला गया महाराज का बुलावा है, बख्त खान हाजिर हो। बख्त खान भी सोचते हैं लग रहा है महाराज का पेंशन वेंशन आ गया है, सैलरी वैलरी आ गई है, हिस्सा लगाने चले आते हैं। जब बख्त खान यहाँ आते हैं तो महाराज से बोलते हैं महाराज बुलाए हैं क्या। महाराज कहते हैं हाँ बख्त खान, ये मेरठ के सिपाहियों का बागडोर आपको थमाना है मुझे, आप इनके सेनापति बनेंगे और मेरी ओर से जाकर के लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से, क्योंकि ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। बख्त खान को समझ में आ गया कि अब तो भैया जान बड़ा मुश्किल में आ गया है। तो बख्त खान थोड़ा नानुकुर करता है, भैया जैसे कहता भैया हमारे पेटे में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई काम ना आएगा। बहादुर शाह जफर ने इसको जो है देखे बड़ा लॉलीपॉप दिया। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम था साहब ए आलम। साहब आलम का टाइटल, साहब आलम की उपाधि बख्त खान को 1857 की क्रांति में किसने दी, बहादुर शाह जफर ने दी। अब बख्त खान का भी पद पोजीशन बड़ा हो गया तो इसको लगा ठीक है नाउ आई कैन गो, अब मैं जा सकता हूं। तो बख्त खान को सेनापति बनाया गया और ये लेकर के निकला मेरठ के सिपाहियों को अपने साथ। और डियर स्टूडेंट, जब ये मेरठ के सिपाहियों को लेकर निकला तब तक
तब तक स्थिति ये हो गई थी कि अब अंग्रेज भी सतर्क हो चुका था। मेरठ के सिपाही और बख्त खान जब निकलते हैं तो अंग्रेज तैयार हो चुका था और अंग्रेजों ने मेरठ के सभी सिपाहियों को मार डाला, सभी सिपाहियों का नाश कर डाला, क्योंकि उनके पास भी बंदूकें थी। और इधर बख्त खान को पकड़ा गया और उसे भी फांसी दे दी गई। लेकिन बख्त खान से पता चलता है कि ये लड़ाई तो बहादुर शाह जफर की है, क्योंकि ही इज द लीडर, यही तो लीडर है, यही तो मेन है, करता धरता। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है, इस लीडर के पास अब अंग्रेज लोग आएंगे। अब अंग्रेज लोग आएंगे, अंग्रेज आता है बहादुर शाह जफर के पास और बोलते हैं तेरा क्या होगा कालिया। बहादुर शाह जफर कहता है सरदार हमने आपका नमक खाया है। अंग्रेज कहता है गोली भी खा। लेकिन एक अंग्रेज कहता है ना, बहादुर शाह जफर को तो मौत से भी बदतर सजा देंगे। और अंग्रेजों ने इसके दरबार में इसके 2 पुत्रों को इसकी आंखों के सामने गोली मार दी। पुत्रों को गोली मारी, 2 पुत्र थे, बहादुर शाह के 2 पुत्र थे और दोनों को इसकी आंखों के सामने गोली मार दिया। इसके दोनों पुत्र तड़प कर इसकी आंखों के सामने मर गए। और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन, दुर्दिन क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसकी आंखों के सामने मरे। अब ये जिंदा लाश हो चुका था प्यारे बच्चों। अंग्रेजों ने कहा कि अब इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी मर चुका है, अब इसको भगा दो इंडिया से। और भगाने के क्रम में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहां भगा दिया, रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो कहां भाग गए भैया, रंगून चले गए। रंगून कहां पड़ता था, वर्मा में पड़ता था। वर्मा का आज का क्या नाम है, म्यांमार नाम है। और वर्मा की राजधानी आज की क्या है, नेपीता है। ठीक है, तो नेपीता यानी म्यांमार, पुराना नाम वर्मा। वर्मा की राजधानी हुआ करती थी रंगून, या कोई शहर हुआ करता था रंगून। वहां पर बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया अंग्रेजों ने। और इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी सूनी हो गई डियर स्टूडेंट। और दिल्ली की गद्दी जब सूनी हो गई तो इस पर मांग भरो सजना कौन करेगा, अंग्रेज करेगा ना। तो ये दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना झंडा लहरा दिया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये बताइए कि कब्जे में लेने का ये जो अथॉरिटी है इनको किसने दिया था। तो इसके लिए मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि ये अथॉरिटी अंग्रेजों के एक चच्चा जान थे, उन्होंने दिया था अंग्रेजों को। और इस अथॉरिटी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इंडियंस को पता नहीं था इसके बारे में। अंग्रेजी बहुत टफ हुआ करता था, ये तो भैया ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज लगभग लिखा हुआ, अंग्रेजी लैंग्वेज है ही नहीं। भारतीय ने कहा भैया आप ये बताइए इसका मतलब क्या होता है। तब अंग्रेजों ने शुद्ध हिंदी में बताया था, व्यापगत का सिद्धांत। इतना शुद्ध हिंदी में बता दिया भारतीयों को अंग्रेजों ने कि अंग्रेजों के सामने आप भारतीय समझ न पाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी ना समझ में आया, व्यपगत का सिद्धांत भी ना समझ में आया। तब अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, जिस राज्य के राजा के संतान नहीं होगा, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसको गोद किसी को नहीं लेना है, एडॉप्टेशन नहीं करना है, गोद लेना निषेध माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। तो फिर लोगों ने कहा अब बताइए राजा अगर नहीं रहेगा तो उसका राज्य क्या होगा। अंग्रेजों ने कहा हम ले लेंगे उसके राज्य को। तब हम भारतीयों ने इसका नाम दिया हड़प की नीति। ये अंग्रेजों के हड़प की नीति है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। और ये हड़प की नीति इंडिया में लॉन्च करने वाले जो चच्चा जान थे ना, उन्हीं का नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वह बंदा था जिसने हड़प की नीति इंडिया में लॉन्च की। और इस नीति के अंतर्गत जो पहला राज्य अंग्रेजों ने हड़पा था वो था सतारा, महाराष्ट्र में। सतारा, संभलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, ये सब जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के अंतर्गत यानी हड़प की नीति के अंतर्गत हड़पे गए। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा डियर स्टूडेंट। इसका अगला वर्जन लेकर आऊंगा, तब तक आप क्लास में बने रहिएगा। दैट्स ऑल।